हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, वेल मेंटेन होंगे। जय सिंह पटेल जी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के समक्ष डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत पार्ट 3 लेकर आए हैं। आइए देखते हैं डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी पार्ट 3। हमारी चर्चा अनुच्छेद 44 तक हो चुकी है। आज हम आर्टिकल 45 पर अनुच्छेद 45 पर जो है आज हम सुविधा के अंतर्गत देखेंगे क्या क्या सुविधाएं राज्य दिया है। 45 में यहाँ पर 45 में यह बातें बताई गई है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए जब संविधान लागू हुआ उस समय क्या कहा कि राज्य 10 वर्ष के अंदर संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा या प्रावधान करेगा। यहाँ पहली बात तो 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष। दो बातें यहाँ है कि माइनॉरिटी है कि कितने वर्ष, 10 वर्ष। कौन कितने साल के बच्चों के लिए, 6 से 14। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। याद करने का यही ट्रिक है कि 45 में क्या कहा गया, संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 वर्ष से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। लेकिन इसे 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसे मौलिक अधिकार कहाँ, अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया और यहाँ से इसे निरसित कर दिया गया। ये 45 की बात। लेकिन 86वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा ही एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया डीपीएसपी में 45A। ध्यान रखिए, हमेशा जो है इसे कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जो भी संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद नया संविधान में जोड़ा जाएगा उसे जो है कैपिटल लेटर द्वारा जोड़ा जाएगा कि नया अनुच्छेद यहाँ पर सृजित किया जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया, 6 वर्ष से
बच्चों को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनके जीवन या पोषाहार स्तर, जैसे कहिए कि उनके जीवन स्तर, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बच्चों को स्वास्थ्य एवं शिक्षा का प्रावधान किया गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के अंतर्गत उनको जो है खान पान की चीजें मिले। इसी के अंतर्गत बहुत बार परीक्षा में आया कि आंगनबाड़ी को किस अनुच्छेद के तहत निजी तत्वों के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अनुच्छेद 45A के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को बढ़ावा दिया जाए या आंगनबाड़ी केंद्रों। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बढ़ावा किस अनुच्छेद के तहत दिया जा रहा है। तो हमारा अनुच्छेद 45A आता है। स्क्रीन का शॉट इसका आप लोग ले लीजिए। आगे देखते हैं अनुच्छेद 46 के अंतर्गत क्या उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत यहाँ पर महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विशेष प्रभाव इस अनुच्छेद पर माना जाता है। आर्टिकल 46 यहाँ पर कहा गया 2 बातें, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को, जिसके अंतर्गत SC, ST, OBC को जो है राज्य सुविधाएं मुहैया कराएगा तथा न्याय एवं शोषण से उनकी रक्षा करेगा। अन्याय तथा अन्याय एवं शोषण से उनकी रक्षा करेगा। ये बातें कही गई। SC, ST, OBC और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट जो समाज में पिछड़े हैं, किस रूप में, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से, उनको जो है बढ़ावा देगा। इसी में एक चीज और आया कि कोचिंग संस्थानों की स्थापना पिछड़े वर्गों के लिए, SC, ST के लिए इसी अनुच्छेद तहत राज्य करता है। कोचिंग संस्थानों की या किसी कॉलेज की स्थापना उनको बढ़ाने के लिए, फ्री कोचिंग या कॉलेज की या किसी संस्था की जहां पर इनको जो है विशेष वरीयता दी जाती है, इसी कोचिंग की, इसी जो है अनुच्छेद 46 के तहत। अब देखते हैं 47 में क्या कहा गया। याद करने का तरीका यही है, 2 बार इसको आर्थिक और शैक्षणिक लिख लीजिए। SC, ST, OBC और उनको अन्याय शोषण की रक्षा का कार्य कहाँ करता है। और इसमें क्या है, कोचिंग, फ्री कोचिंग की जो व्यवस्था किस अनुच्छेद तहत की जाएगी, 46। आगे 47 देखते हैं। 47 में यह कहा गया है कि राज्य
पोषाहार स्तर, इसको 7 बना लीजिए। राज्य पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। जीवन स्तर को ऊपर उठाने का या जीवन स्तर को बढ़ाने का कार्य करेगा। ऊपर उठाने का कार्य करेगा। और यहाँ पर एक चीज क्या कहेगी, राज्य औषधि प्रयोग में आने वाले, यानी मतलब कि जो औषधियाँ बनाई जाती हैं, औषधि प्रयोग में आने वाले मादक पदार्थों एवं पेय पदार्थों को छोड़कर शेष पर जो है प्रतिबंध लगाएगा। कौन कौन से? मादक पदार्थों एवं पेय पदार्थ, किसको छोड़कर? औषधि प्रयोग में आने वाले, औषधि प्रयोग के अलावा सभी अन्य पर, औषधि प्रयोग के अलावा सभी पर जो है प्रतिबंध लगाएगा। कहने का मतलब जैसे टॉनिक बनाया जाता है, कुछ अल्कोहल इसमें मिलाया जाता है। तो अगर कोई भी मादक पदार्थ होगा, अगर औषधियों में प्रयोग किया जा रहा है तो उसको छोड़कर अन्य सभी मादक पदार्थों पर राज्य प्रतिबंध लगाए। जैसे पान बीड़ी या गुटखा जिसे कहते हैं, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, चरस, कोकीन, ये सभी चीजें जो है मादक पदार्थ या पेय पदार्थ जितने भी हैं, इनका औषधि में प्रयोग नहीं होता, इसलिए इस पर जो है राज्य प्रतिबंध लगा। लेकिन राजनीतिक कारणों से आज तक जो है इस पर पूर्ण प्रतिबंध सरकार ने कभी लगा नहीं पाया। किसी राज्य में लगाते हैं, किसी राज्य में कोई नियंत्रण नहीं होता, वहाँ खुलेआम बिकता है। तो इस तरीके से जो है इस पर, लेकिन अनुच्छेद 47 की बातें कही गई। बाकी आइए देखते हैं अनुच्छेद 48 क्या कहता है। अनुच्छेद 48 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 48 और 48 ये भी दो जोड़ा गया बाद में। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आर्टिकल 48, यहाँ पर भी दो बातें कही गई कि राज्य कृषि एवं पशुपालन को, राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से बढ़ावा देगा। राज्य कृषि को और पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक तरीके से बढ़ावा देगा। और इसी में कहा गया कि भारवाहक एवं दुधारू, दो को भारवाहक और दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाएगा। वध पर प्रतिबंध लगाएगा। यहाँ वध शब्द लिखा है, भारवाहक
प्रतिबंध लगाएगा तथा उनके नस्लों को जो है सुधारने का प्रयास करेगा। प्रतिबंध भी लगाएगा वध पर और क्या करेगा, और उनके नस्लों को जो है सुधारने का प्रयास करेगा। भारवाहक और दुधारू, भारवाहक में जैसे बछड़े बैल इत्यादि आते हैं और गाय तथा अन्य पशु, गाय एवं अन्य पशु, इनको जो है इनके वध पर प्रतिबंध लगाएगा। यहाँ वध शब्द लिखा हुआ है, हत्या क्यों नहीं लिखा गया, वध क्यों लिखा गया, इनकी हत्या पर प्रतिबंध लगाएगा। वध का मतलब है कि उसके एवज में प्रतिशोध की भावना से नहीं, यहाँ पर जो है हत्या का मतलब किसी का प्रयास किया या उसने कुछ उसको किया था तब उसने हत्या किया, बदला लेने का। लेकिन यहाँ पर पशु कहाँ बदला ले रहा है, पशु को तो उसका वध किया जा रहा है, दुष्ट जो है, इसलिए यहाँ पर जो है वध शब्द लिखा जाता है। दुधारू एवं इनके जो है वध और नस्लों को सुधारने का प्रयास करेगा। लेकिन इसी पर जो है एक और अनुच्छेद 48A लाया गया, यहाँ देखते हैं अनुच्छेद 48A यह कहता है कि राज्य पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करेगा। संरक्षण एवं संवर्धन मतलब उनको बचाने का कार्य करेगा, उनको बढ़ाने का भी कार्य करेगा। और क्या करेगा, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। वन एवं वन्य जीवों की, वन को भी नष्ट होने से बचाएगा तथा वन में जो रहने वाले जीव हैं उनकी भी रक्षा करेगा। वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ये हमारा अनुच्छेद 48A इन बाद में जोड़ा गया, जिसमें ये प्रावधान किया गया। आगे आइए देखते हैं 49 में क्या कहा गया, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अनुच्छेद 49 में कहा है कि संसद विधि बनाकर राष्ट्रीय स्मारकों या राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और कलाकृतियों एवं ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने का कार्य करेगा, सुरक्षा करेगा। 48 उसके बाद आर्टिकल 49 संसद विधि बनाकर किसको, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का पहला, दूसरा कलाकृतियों, तीसरा ऐतिहासिक धरोहरों, या ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा करेगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक क्या हैं, जो वीर शहीदों के ऊपर स्मारक बनाए गए हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उसके और पहले के जितने भी हमारे महापुरुष थे उनके स्मारक बनाए गए, उनकी रक्षा का कार्य करेगा। कलाकृतियों, जो बहुत से चित्रकारियां हुई हैं गुफाओं में, जैसे अजंता एलोरा, जोगीमारा की गुफाएं जो हैं उनकी रक्षा। और ऐतिहासिक धरोहर, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर प्राचीन काल की कुछ धरोहरें हैं, जैसे बहुत किले, लाल किला हुआ, जयपुर के जितने किले हैं,
शाही महल हुआ, ताजमहल हुआ, आज को जो है अभी अभी संगम क्षेत्र इलाहाबाद भी घोषित किया गया। ऐसे ही जितने भी ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करने का कार्य अनुच्छेद 49 के तहत कहा कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि उनकी रक्षा करेगा। आगे आइए देखते हैं अनुच्छेद 50 क्या कहता है। अनुच्छेद 50 जो है यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण कि किस प्रकार से किया जाएगा, इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 50 के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण किसके बीच, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के बीच। न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 50 में। आइए अनुच्छेद 51 के अंतर्गत क्या कहा गया, लास्ट है अनुच्छेद 51 में जो है विदेश नीति का उल्लेख किया गया है। विदेश नीति का उल्लेख कहने का मतलब कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत विदेशी संबंधों, विदेशों के साथ संबंध कैसे स्थापित किया जाए, इसका उल्लेख किया गया है। क्या कहा है, शांति व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था एवं समृद्धि को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देगा और क्या करेगा, आपसी विवादों को जो है द्विपक्षीय वार्ता द्वारा हल करेगा। द्विपक्षीय वार्ता का उल्लेख कहाँ किया गया, अनुच्छेद 51 में। द्विपक्षीय वार्ता द्वारा समस्या को सुलझाने का कार्य किया जाएगा। हल किया जाएगा। ये भारत के द्वारा जो है इसका यहाँ पर प्रमाण मिलता है कि भारत में शुरू से ही द्विपक्षीय वार्ता का जो है संविधान जब निर्माण किया जा रहा था उसी समय जो है इस जो है नीति का जो है उल्लेख किया गया था। द्विपक्षीय वार्ता आए दिन चर्चा में रहता है, भारत पाकिस्तान के झगड़े को लेकर के द्विपक्षीय वार्ता द्वारा हम इसे जो है समस्या को हल करेंगे। कश्मीर मुद्दा हो या कोई मुद्दा हो तो, या किसी चीन के साथ हमारा कोई मुद्दा हो, नेपाल के साथ कोई मुद्दा हो, द्विपक्षीय वार्ता द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 में पहले से ही दिया जा चुका है, विदेश नीति का जिसमें उल्लेख मिलता है। अब ये पूरा हमारा पूरा जो है डीपीएसपी के अंतर्गत प्रमुख अनुच्छेद, लेकिन बहुत बार आज पूछा गया, आज एक भाई ने या एक स्टूडेंट ने जो है पूछा है कि कैसे जो है हम डीपीएसपी के अंतर्गत लिंग तत्व के अंतर्गत समाजवादी विचार को समझेंगे, क्या कौन सा अनुच्छेद समाजवादी विचार से प्रभावित है और कौन सा विचार गांधीवादी विचार से प्रभावित है, कौन उदारवादी विचार से प्रभावित है। तो आइए देखते हैं, इसका थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि
विचार जो है गांधी जी से प्रभावित थे। जैसे कुटीर उद्योग है 46, 43 के अंदर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और ग्राम पंचायतों के गठन की बात गांधी जी शुरू से ही प्रभावित थे कि भारत गांव का देश है, गांव में स्वराज प्राप्त करना है तो गांव से ही चालू किया जाए। अगर गांव स्वतंत्र हो जाएंगे तो भारत स्वतंत्र हो जाएगा। इस बात का जो है उल्लेख यहाँ पर किया गया। तो यही अनुच्छेद है जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि निज तत्व के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद गांधीवादी विचार से प्रभावित थे। इसको समझने की बात है। और समाजवादी जिस हमने चर्चा किया था 38.2 में जो जयप्रकाश नारायण से प्रभावित है, जहाँ पर जो है समाजवादी उद्देश्यों को पूरा करने की बात कही गई उसको हम समाजवादी विचारधारा के तहत पाते हैं। लोक कल्याण की भावना जहाँ पर थी, जहाँ पूंजीवाद और समाजवाद को मिला करके भारत में मिश्रित व्यवस्था पाई गई। जैसे अगर हम समाजवादी विचार की बात करते हैं, इस अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद डीपीएसपी के अंतर्गत पाया गया, तो अनुच्छेद 38 फर्स्ट और 38 सेकंड। और यहाँ पर देखेंगे कि 39 में सभी अनुच्छेद ABCDEF तक जो है आए। उसके बाद लास्ट में अनुच्छेद ए कैपिटल लेटर और जोड़ा गया, तो ये सब थे। और 43 अनुच्छेद यहाँ पर था, 38, 39, 43, 42 भी इसी में जोड़ दिया गया। अब देखते हैं कि आर्टिकल गांधीवादी विचार से कौन प्रभावित था। गांधीवादी विचार कौन अनुच्छेद है, तो 40 पहले सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद 43, 46 जहां पर SC OBC को जो है दिया गया। 47 बहुत महत्वपूर्ण है, गांधी नशा मुक्ति की बात करते हैं। 48 भी बहुत प्रभावित है। तो ये अनुच्छेद हमारे यहां से प्रभावित है। अब उदारवादी विचार से दोनों को मिला देते हैं उदारवादी विचार में, तो 44, 45, 48, 48A और 49, 50। 44, 45, 48, उसके बाद ये भी इसी में है 48 से 49, 50 उदारवादी विचार से। इसी में भी द्विपक्षीय वार्ता द्वारा हम बोलने का कार्य करेंगे। शांति व्यवस्था उदारवाद की प्रमुख भूमिका रही है कि शांति व्यवस्था स्थापित कैसे किया जाए। शांति उदारवादी प्रसिद्ध है, भी हमारा इसी में आ जाता है। यह आशा करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भाई ने प्रश्न पूछा था, हम आशा करते हैं कि संतुष्ट हो गए होंगे, उनको जो है पूर्ण संतुष्टि मिल गई होगी हमारे अपने क्वेश्चन से, हमारे आंसर के द्वारा। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।